बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे भारतीय मुतनाज़ा एंकर की व्हाट्सएप चैट की, जो कि उन्होंने भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह को की, और उस चैट में बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, कोई स्ट्राइक की जा सकती है, और वो तमाम बातें अब इस व्हाट्सएप चैट में रिवील हो रही हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हो गई और भारत का मकरू चेहरा खुलकर दुनिया के सामने आ गया। इस व्हाट्सएप चैट स्कैंडल में हुआ कि आपको बताते हैं कि ये जो साहब हैं अर्नब गोस्वामी साहब, ये जो है जो ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जो रेटिंग्स देखती है भारत की एजेंसी, उन साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ा कुछ होने जा रहा है, यानी बड़ी स्ट्राइक होने जा रही है। ये 3 दिन पहले का मामला है जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी इंडिया की जानिब से। इससे साथ साथ ना सिर्फ ये, बल्कि ये एंकर साहब जो 40 भारतीय फौजी जो है हलाक हुए थे, उनका जश्न भी मना रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि इनके चैनल की ऑडियंस ज़्यादा होगी और ये रेटिंग को एंजॉय करेंगे। तो ये वो तमाम माइंडसेट है जो भारत का है, और इस एंकर का, ये एंकर मुतनाज़ा रहे हैं हमेशा से, और मुतअद्दिद बार मीडिया की जद में रहे हैं, तनकीद होती रही है, इन पर सोशल मीडिया पर तनकीद होती रही है। लेकिन अब जो ये चैट स्कैंडल सामने आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पहले प्लान की गई स्ट्राइक और उसके बाद पाकिस्तान को टारगेट किया गया, किस तरह से पुलवामा हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आज ये तमाम चीज़ें दुनिया देख रही है। व्हाट्सएप स्कैंडल जो सामने आया है और भारत का जो असल चेहरा है, वो हम आज अपने प्रोग्राम में रिवील करेंगे कि किस तरह से व्हाट्सएप चैट स्कैंडल के थ्रू जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई, और भारत ने मिस एडवेंचर जो प्लान किया था, इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बीजीपी के क्लोज जो समझे जाते हैं ये एंकर, मुतनाज़ा एंकर अर्नब गोस्वामी के पास कैसे आई, इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल लिजाज अवान साहब मौजूद हैं, ज़फ़र हिलाली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सज्जाद मीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं सबसे पहले ज़फ़र हिलाली साहब की जानिब जाऊंगा। ज़फ़र साहब, आप क्या समझते हैं, एक भारतीय मुतनाज़ा एंकर, उसके पास इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ जाना किस तरह से मुमकिन हुआ, और दूसरा क्या आउटकम देख रहे हैं आप इसकी, हम इसको किस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं? हमने भारत के हवाले से जो भारत सरगर्मियां कर रहा है पाकिस्तान में, इस हवाले से पहले यूएन को आगाह किया है। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि हमने पहले से कहा था कि ये पुलवामा जो है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब इसने क्या कहा है फोन पे, बालाकोट के बारे में तो बड़ा क्लैरिफाई किया है अर्नब गोस्वामी ने। उसने कहा मुझे पहले से पता था और वो बातों पे सब रिवील हो गया है। मगर सोचिए, इसको पुलवामा का भी पहले पता था, इसलिए उसने इंडिकेट किया है कि हम दूर नहीं थे इस वाकये से। इन अदर वर्ड्स, उनको उनके चैनल को प्रेफरेंस दिया था कि भाई इस कवरेज जो होगा पुलवामा का, कि वो नजदीक हो। अब इन सो मेनी वर्ड्स ये तो नहीं कहा कि आप इधर आके खड़े रहें, मगर लगता ऐसे है कि उसके टेलीविजन कैमरा क्रूज पुलवामा में भी उस इंसिडेंट के जगह पे नजदीक थे कि वो दे वर फर्स्ट ऑन, और उधर से उन्होंने फिर जो ब्रॉडकास्ट किया तो खुद कहता है कि इट हेल्प्ड अस लाइक क्रेजी। तो देखिए, ये तो आई मीन मैंने तो प्रपोज किया है फॉरेन ऑफिस को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि ही शुड बी डिक्लेयर्ड, या आप यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जाएं और इस एडमिशन पे ही शुड बी डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट। और तो कुछ और मसला है ही नहीं। आई मीन दिस इज इनफ एविडेंस फॉर हिम टू बी डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट। जन साहब आपकी जानिब, जी जन साहब आपकी जानिब आऊंगा। किस तरह से देखते हैं कि एक इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि वजीरों को भी अक्सर नहीं पता होती, और वो एक एंकर के पास थी, और एंकर उसका बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप चैट में जो भारतीय ब्रॉडकास्ट रिसर्च ऑडियंस काउंसिल के सरबराह हैं उनसे इंकशाफ कर रहा है कि दिस इज हैपनिंग। देखिए जी, इसमें 3-4 बातें बड़ी गौर तलब हैं। एक दो वजाहत कर दी हिलाली साहब ने। दूसरी बात यह है कि एक तो जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड देखें कि हाउ दे आर पार्टी टू क्राइम। उस हुकूमत के साथ जो एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट रिजीम है, उसके साथ उनका मीडिया किस तरह से चल रहा है, एंड दे आर पार्टी टू द क्राइम। दूसरी बात जो इसमें ज्यादा खौफनाक है
कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूदा अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, अपने पॉलिटिकल डिसीजंस के लिए अपने 40 बावर्दी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के आदमियों को मौत की भेंट चढ़ा सकते हैं। 40 आदमियों को इसलिए मार देना कि हमने एक नैरेटिव बिल्ड करना है और आने वाले इंतखाबात में उसका सियासी फायदा लेना है, ये इतनी घिनौनी बात है कि मैं समझता हूं उनकी तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और आर्म फोर्सेस ये सोच रही होंगी कि क्या इस हुकूमत के तहत हम लोग अपनी जानों के नजराने देंगे। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उन्होंने इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में बालाकोट में एक स्ट्राइक कर दी। उस स्ट्राइक का जो नुकसान उन्होंने उठाया वो अलग बात, लेकिन एक रीजनल अमन को सबूताज करने के लिए जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा दिया, अगर पाकिस्तान अपने रेस्पॉन्स में रैशनल ना होता और इतना ही स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स दे देता, जिस तरह हम 12 वजाहत कर चुके हैं कि हमने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को लॉक किया जहां उनकी सीनियर मिलिट्री कमांड उस वक्त मौजूद थी, तो ये दोनों मुल्कों को जंग में झोंक देते अपने पॉलिटिकल मफाद लेने के लिए। तो इस तरह का जो माइंडसेट है, मैं समझता हूं कि ये रीजन के लिए और एक न्यूक्लियर पावर जिसमें इतनी एक्सट्रीमिस्ट रिजीम बैठी है, वो तमाम चीजों को आपने इतने खतरे में डाल दिया है। तो यूनाइटेड नेशन मस्ट टेक अ नोट ऑफ इट कि एक तरफ वो यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर के ऊपर फायरिंग कर देते हैं और अपने मुल्क के 40 फौजी इसलिए मार देते हैं कि उनको पॉलिटिकल माइलेज लेना है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके। तो ये जो माइंडसेट है ये पॉलिटिकल रिजीम्स का नहीं होता, ये एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू रिजीम है, इसका नोटिस लेना चाहिए। ठीक, सज्जाद मीर साहब आपकी जाने पाऊंगा। सज्जाद साहब क्या समझते हैं, 40 फौजियों को मारा गया और जो एक एंकर है और उसकी पूरी टीम है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ेगी, और वो भारतीय जो रेटिंग्स के सिस्टम को डील करते हैं उनके साथ ये बाकायदा तौर पर सेलिब्रेशन हो रही है। व्हाट इज दिस माइंडसेट? ये गालिबन दूसरी जंग अजीम के बाद और सब जंग में भी ऐसा नहीं हुआ, ये पहला मौका आया है कि जमहूरियत के नाम से कुछ ऐसी कुव्वतें आ रही हैं जो हालत फिस्ताई है। ये मामूली बात नहीं है कि आप अपने ही फौजियों को, अपनी ही असली कुव्वत को, अपने ही लोगों को इसलिए मरवा दें कि दुश्मन पर इल्जाम लगाया जाए कि ये उसका किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करके आप इलेक्शन जीत सके। सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इस किस्म के हथकंडे इख्तियार करना एक जमहूरी रजीम का कोई तरीका नहीं हो सकता। वो इंडिया को दावा है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन इससे तो लगता है कि सबसे बड़ी फिस्तायत है। शायद कोई और मुल्क इस तरह ना सोचे जिस तरह। उससे बड़ी बात यह है वो जिसने रेटिंग लेने के लिए सारी बातें की हैं। पहली बात यह है कि उसने ये वक्त क्यों चुना है। दूसरी बात यह है कि ये काम उसने किया क्यों है। क्या सिर्फ इसलिए किया है कि वो शोहरत हासिल करना चाहता है? तो मेरा इल्जाम ज्यादा मोदी से ज्यादा या किसी और फोर्सेस से ज्यादा उस मीडिया पर है जो इंडिया में बैठकर एक ऐसी फजा पैदा कर रहा है कि पूरा बरसगीर ही नहीं, पूरा ये खित्ता जो है एक तरह का फिस्ताई नफरत की जद में आ गया है। एक दूसरे के साथ नफरत करना, एक दूसरे के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां करना जमहूरी कदरें तो नहीं दूर की, जो इंसानी कदरों से भी बहुत दूर है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये बताती है कि सिर्फ सियासतदान ही नहीं, सिर्फ खुफिया एजेंसियां ही नहीं, बल्कि वहां का मीडिया भी ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया है जिस पर सोचना पड़ेगा कि आइंदा चलकर इस खित्ते की किस्मत क्या बनती है। मेरे ख्याल में अब भारत के लोग भी बहुत सारे जो माकूल लोग हैं इस लाइन पर सोच रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि उस मीडिया के पास ये इतलात पहुंचती कैसे हैं, और जब पहुंच जाती हैं तो वो इसकी पब्लिसिटी का वक्त क्यों चुनता है, और चुनता है तो उससे क्या फायदा हासिल करना चाहता है। ठीक, बहुत खतरनाक बात। ठीक जफर साहब आपकी जाने पाऊंगा। मेजर साहब ने एक जनरल साहब ने एक नुक्ता हाईलाइट किया, वो यूएन के नोटिस के हवाले से। आज वजीर आजम ने भी ट्वीट किया और वजीर आजम ने भी कहा कि इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा देखे किस तरह से भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां करता है और उसके बाद फिर हमला किया जाता है। तो सर हम एक डोजियर पहले यूएन को भेज चुके हैं, आपका क्या ख्याल है एक और डोजियर भेजना चाहिए, किस तरह से नोटिस होगा? व्हाट डू यू थिंक?
देखिए, वो सवाल में आने के पहले मैं दो चीजें जल्दी से और कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये समझना कि मूडी को नुकसान हुआ है, मूडी को इंशाअल्लाह नुकसान होगा, और अभी होगा जब जब हम यूएन में जाएंगे और कोशिश करेंगे, मगर अब तक तो मूडी को बहुत फायदा हुआ है। मूडी इलेक्शन जीत गया और बालाकोट इज अ बिग मैटर फॉर हिम। भाई, जो मुसलमानों को नफरत करते हैं, उसने कहा कि देखो हमने उनको शिकस्त दी है। वो तो समझते हैं वो वाकई उसने 300 लोगों को मार दिया और कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ये वो। तो मूडी, ये समझना कि मूडी इससे कुछ हासिल नहीं किया है, अब तक तो एक इलेक्शन हासिल किया है एज अ रिजल्ट। दूसरी बात जो आपको मैं कहना चाहता हूँ, क्या हासिल किया है? देखिए, हमने जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं किया था कि हमने देखा कि एक कौवा और 3 या 11 पेड़ शहीद हुए, ठीक है। हमने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को करना था, जिसमें उनका आर्मी चीफ भी शायद होता, मगर हमने नहीं किया। हमने फुटबॉल फील्ड में भेज दिया। अब पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक अब एक एक्सेप्टेड मीन्स ऑफ रिटेलिएशन पाकिस्तान ने मान गया है, और पाकिस्तान ने ये भी बता दिया है कि कोई खास रिटेलिएशन वो नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे इस किस्म के वाकयात पे आराम से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मारेंगे, वो अगर दे सके जवाब देंगे, नहीं तो वो चुप हो जाएंगे। ठीक, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सज्जाद साहब से पूछेंगे कि फिर इस मामले को आगे तो हम लेके जाएंगे, आगे लेके जाने में क्या मरहले रिक्वायर्ड हैं तहरीक इंसाफ की? अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे परफॉर्मेंस देखें, वो किस तरह से एवेल्युएट करते हैं? इस छोटी सी ब्रेक के बाद हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और थोड़ा सा पीटीआई की परफॉर्मेंस एवेल्युएट करेंगे कि पीटीआई की परफॉर्मेंस कैसी रही है। हमारे पास काफ़ी सबूत आए हैं, हमने डोजियर की शक्ल में यूएन के हवाले भी किए हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने कश्मीर के इशू की बात करें तो वज़ीर आज़म ने कुछ अर्सा पहले कश्मीर के हवाले से एक डे मुख्तस कर रखा था जिसमें हाईलाइट किया जाता था। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए कि पीटीआई किस तरह से परफॉर्म कर रही है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, सज्जाद मीर साहब से इसका आंसर लेते हैं, क्योंकि ये अब एक इशू उठ गया है और इस इशू को किस तरह से हम इसमें से बेनिफिट ले सकते हैं इस इशू से। सज्जाद मीर साहब। देखिए, ये बहुत बड़ी सफारतकारी का मामला है, सिर्फ शोर मचाने का मसला नहीं है, तकरीरें करने का मसला नहीं है। अब जाफर हलाली साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि ना अब जाफर हलाली जैसे सफारतकार मौजूद हैं हमारे यहाँ, हमारी सर्विस में, ना उनके वालिद बड़े हलाली साहब जैसे लोग मौजूद हैं। हमारे बहुत ग्रेट सफारतकार हुए हैं जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया था। मैं मिसालें नहीं देना चाहता, मैं ये नहीं बताना चाहता कि किसने क्या किया था, कैसे किया था, मुख्तसर तौर पर ये बताता हूँ। आज इस वक्त हमारी सफारतकारी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, हालांकि मौजूदा हुकूमत में एक नहीं कई वजीर खारजा जो हैं मौजूद हैं, एक से ज़्यादा मौजूद हैं। सेक्रेटरी खारजा जो हैं इसमें शामिल हुए हैं बहुत सारे। मुल्क के अंदर पुराने सफारतकार मौजूद हैं, सफ़ीर मौजूद हैं, एक नहीं कई, जिनकी सलाहियतों की दुनिया कायल है। लेकिन शायद हम वो टीम बना नहीं पाए। आज ये तो आसान काम है, हम शोर मचा दें, हम इंडिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चला दें, हम कहें कि हमने डोसियर दिया, हम कहें कि हमने कश्मीर पर तकरीर की। हम इस तरह की बातें करके किसका दिल जीतना चाहते हैं? हमें दुनिया को किस तरह अपने मौक़िफ़ पे लाना है, वहाँ हमने अगर कोई ग्रुप बंदी करनी है तो कैसे करनी है, अगर लॉबी करनी है तो कैसे करनी है, किन लोगों को कन्विंस करना है। मसलन जफर हलाली साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि अगर सलामती कौंसिल में बात नहीं बनती तो हमें जनरल असेंबली में जाना चाहिए। क्या हमारी सलाहियतें मौजूद हैं? क्या हमारे सफारतकार जो वहाँ मौजूद हैं, एक पुराना सफारतकार हमने ले लिया है, वो बेचारा अब उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरह माजी में किया करता था, वरना हमारी टीम क्या है? मैं उस टीम पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मुझे कोई अफसोस होगा तो ये होगा कि हम उन लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके, वैसा थिंक टैंक भी नहीं बना सके जो इन तमाम मसाइल पर दुनिया को कायल करने के लिए एक
मुनज़्ज़म कोशिश करने की सलाहियत रखता हो। मैं ठीक। बड़ी माज़रत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि अस्करी महाज पर जनरल साहब तो इसकी दाद ले सकते हैं कि अस्करी महाज पर हमने बालाकोट पे बहुत एक दो टोक जवाब दिया था, लेकिन जो हमारा महाज है ये सफारती महाज, इसमें शायद हम सिर्फ बातें करते हैं और बातें करते हुए बताते हैं कि आज ठीक। तक किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया था और पुराने लोग जो थे वो पता नहीं करप्शन ही करते रहे थे, हम आए हैं, हम करके दिखाएंगे, जफर हम साहब, आप करके समझते हैं कि सफारती महाज पे सिर्फ महज बातें हो रही हैं, उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जा रहा जिस तरह से परफॉर्म किया जाना चाहिए? देखिए, आपको बताना है, आपको कोई हरकत करके बताना ये है कि यू आर सीरियस। जैसे मैंने कहा, क्यों नहीं, माफ करिए, प्राइम मिनिस्टर अपनी जहाज में बैठ के सीधा चले जाए, जिससे वो मेजर पावर्स जो भी है उनसे मिलने जाएं और उनसे कहें कि इस किस्म का दुश्मन है हमारा। अब आपको सबूत आ गया है। मैं कहता हूँ पुलवामा में डायरेक्ट सबूत है, बालाकोट का तो है ही है, वो तो सब आ ही गया। तो कब आप इसको डिक्लेयर करें यू होल्ड हिम, नहीं तो ये तो हम जंग के तरफ जा रहे हैं, ये सब बच नहीं सकते जंग से। देखिए, हमारा कंसर्न सिक्योरिटी और कश्मीर है। हिंदुस्तान का क्या कंसर्न है? हिंदुस्तान का कंसर्न है कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ल्ड मैप। वो कहता है कि इसको मिटाओ, इस बनाओ दुनिया का विदाउट द नेम पाकिस्तान। भाई, इस आदमी को ये वो नेहरू और मनमोहन सिंह नहीं है ये। यू हैव टू रियली बिकम सीरियस। तो जाएं, खुद जाएं, फॉरेन मिनिस्टर को भेजें, स्पेशल एनवॉयज भेजें, सबसे जाके मिले, लोगों को बताएं कि यू आर सीरियस। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं ये फिर होगा। मैं आपको लिख के देता हूं ये फिर होगा। ये कोई ना कोई बहाना इस्तेमाल करेगा मुसलमानों को मारने, थोड़ा जमीन को कैप्चर करने की कोशिश, और फिर हमारा जाहिर है रिस्पॉन्स होगा और फिर एस्केलेशन भी हो सकता है। तो बेहतर है कि जब आपके पास सबूत है तो जाओ, अभी जाओ। ठीक हो गया। एजाज अमान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप क्या समझते हैं ये जो टीआरपी स्कैम, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ मज़ीद चीज़ें भी इसमें सामने आ सकती हैं? और दूसरा, हमें साथ ये भी बता दें कि हमने देखा कि इंडिया में जैसे अर्नाब गोस्वामी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा जजेस, ये तो मसला ही नहीं है मेरे लिए, मैं अभी ख़रीद लूँगा जजेस। तो सर, ये जिस हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं इंडिया में, और उसमें ये हो रहा है कि आपके जजेस एक एंकर के कहने पे ख़रीदे जा सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान का जो अभी मौजूदा चेहरा लोगों के सामने आया है, पूरी दुनिया के सामने आया है, उसमें तीन चीजें तो आप भूल जाएं। पहली बात यह है कि सेकुलरिज्म तो हमेशा के लिए उन्होंने दफन कर दिया है। उधर माइनॉरिटीज की उस मुल्क में उनके लिए जिंदगी अजीरन हो गई है, वो क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, सिख्स हो या दलित हो। दूसरी बात कि उनके अदारे, इंस्टीट्यूशन, उनको इस तरीके से हिंदू एक्सट्रीमिज्म ने इस तरह से टेरराइज कर लिया है कि वो सिर्फ हम्बल ओबीडियंट सर्वेंट हैं, वहां मोरालिटी नाम की कोई चीज उनमें रह नहीं गई। और तीसरी बात इस हुकूमत की ये है कि मिलिट्री एडवेंचरिज्म में मिसकैलकुलेशन का खतरा हर वक्त मौजूद है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं और अभी जफर इलाली साहब भी बात कर रहे थे कि उनकी जो दहशत गर्दी है, ये पहली दफा उस मुल्क ने जुर्रत की है कि कुलभूषण यादव के रैंक का रॉ ऑपरेटिव हमारे मुल्क के अंदर आके वहां पे सैबोटाज और सबवर्जन के लिए पूरा नेटवर्क बनाए। हमने उसे पकड़ लिया। ये अगर दहशत गर्दी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इस हद तक ये मुल्क जाएगा तो फिर उसका एकेडमिक रिस्पॉन्स सिर्फ हल नहीं है, ये एग्रेशन है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और ये वायलेंस है। इनका जवाब उसी लैंग्वेज में देना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ एकेडमिक रिस्पॉन्स देंगे, सिर्फ डोजियर शेयरिंग करेंगे और फिजिकल इकदाम साथ नहीं उठाएंगे तो हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल इस काम से रुकने वाले नहीं है। तो एक तरफ डिप्लोमेटिक मनूवर को एग्रेशन लानी पड़ेगी, दूसरी तरफ मिलिट्री प्रेजेंस के लिए पूरी तैयारी करके रहना पड़ेगा कि अगर कोई मिस एडवेंचर करें तो पहले से ज्यादा वो जो हमारी पंजाबी में कहते हैं ना, ठोक के जवाब देना है, तो फिर
ठोक के जवाब देने की तैयारी भी करनी होगी। ठीक, ठोक के जवाब देने की भी तैयारी करनी होगी। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और फिर डिस्कस करेंगे कि पीडीएम इलेक्शन कमीशन के बाहर कल एहतजाज करने जा रही है, लेकिन उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शिरकत नहीं करेंगे। इस पर डिस्कशन होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था और उसमें उन्होंने कहा कि जो पीडीएम है वो कल एहतजाज करेगी, भरपूर एहतजाज होगा इलेक्शन कमीशन के बाहर। पहले से कॉल दी हुई थी और वज़ीर आज़म ने भी फिर इसकी इजाज़त दे दी, चूँकि इलेक्शन कमीशन रेड जोन में आता है, लेकिन अब पीडीएम को इजाज़त है, वो एहतजाज करेगी। लेकिन हम बात इस पर करेंगे कि पीडीएम का बयानिया पहले इस्तीफ़ों से लेकर जलसों पे आया, फिर जलसों से हम ये देख रहे हैं कि जो भी करंट इशू मिल रहा है उस पर पॉलिटिक्स हो रही है। अब फॉरेन फंडिंग केस की अगर बात करें, फॉरेन फंडिंग केस को उठा लिया और मुतालबा किया जा रहा है कि इस केस की आउटकम निकले। तो पीडीएम कोई वे आउट ढूंढ रही है कि किस तरफ जाना है, अगर इस्तीफ़ों की तरफ नहीं जाना। सज्जाद मीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा। असल किस्सा ये है कि पीपल्स पार्टी पूरा खुलकर सामने नहीं आ रही इस मसले पर, तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो नजरियाती बात है कि वो इस किस्म की बातों पर यकीन नहीं रखते। चलिए मान लिया जाता है कि वो चाहते हैं कि जमहूरी चेंज आए, जमहूरी तरीके से बदला जाए, जमहूरी काम किया जाए और असेंबली के अंदर चेंज की जाए। एक तो ये हो सकता है। और दूसरा एक बड़ा वाज़ेह मसला भी है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद का इलाका है वो गोया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इलाका था और उसका फायदा नून लीग को या फजलुर रहमान को ज्यादा पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी का यहाँ वजूद है नहीं, वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती। और तीसरा हम कह सकते हैं कि उसको कुछ बड़े बेनिफिट नजर आते हैं और वो इस वक्त पीडीएम के हवाले से जरा नरम गर्म पॉलिसी पर अमल कर रही है। और जो उसका एक सियासी तौर पर हक गिना जाता है वो ज्यादा सियासी जीरक और बरीक बीन है, खासतौर पर जरदारी साहब। इन तमाम बातों के बावजूद समझ लेनी चाहिए कि अभी पीडीएम इसलिए नहीं टूटेगी कि जो पार्टी पीडीएम तोड़ने की कोशिश करेगी वो लॉस्ट। ठीक, जफर हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों नहीं इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे? इससे पहले स्टीयरिंग कमेटीज की अक्सर मीटिंग में भी नहीं आए, मौलाना साहब को उन्होंने मदऊ किया, मौलाना साहब नहीं गए, उसके बाद से ये सिलसिला जारी है आंख मचोली का। देखिए, क्यों जाए, माफ करिए, आपने देखा है कि जरदारी साहब जेल में है? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल आजाद हैं। जेल में बिल्कुल नहीं, नैब कस्टडी में बिल्कुल नहीं, वो भी आजाद हैं। सजील मेमन आजाद है। कौन है भाई पीपीपी का जो इस वक्त जेल में है? तो ये क्यों है? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हाथ हल्का रख रहे हैं उस पर। क्यों रख रहे हैं? इसी वजह के लिए कि इनकी जो पार्टिसिपेशन है वो उस तरीके से, उस जोश और फरोशी से नहीं हो रही है जैसे अगर होता तो फिर इन पे प्रेशर पड़ता। तो मेरे ख्याल में ये सेंसिबली, और जैसे सज्जाद मीर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, बहुत सारे वजह हैं जो पीपीपी जो है साथ रहेगा, मगर साथ साथ इतना भी साथ ना रहे कि वो उस पे अगर कोई रिएक्शन होने वाला है जो दो मुख्तलिफ पार्टीज जो हैं, मिसाल के तौर पे एस्टैब्लिशमेंट का, ये वो बड़ा फर्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये ऐसे चलेगा। मगर पहली बात तो मैं सिर्फ मौलाना साहब से ये पूछना चाहूंगा कि भाई ये फॉरेन फंडिंग केस में आप जा रहे हैं तो आप पीपीपी और पीएमएलएन के भी खिलाफ केस है ना फॉरेन फंडिंग? जी बिल्कुल। और पीटीआई ने तो कम से कम वो कह रहे हैं 30 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, बहुत सारे। आपने क्या दिए हैं? आपने तो एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, ना नून लीग ने एक कोई डॉक्यूमेंट दिया है। और उनके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनका नाम पढ़ के डर आता है कि ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारे चीजें हैं अभी। ठीक। और ये जो जी बिल्कुल
एजाज साहब, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इसी तरह अपनी शनाख्त अलग रख के और जहाँ पे उसे मफाद नज़र आएगा वहाँ पे उस तरह से चलती रहेगी और वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन पीडीएम की पूरी क़ियादत को अगर बात करें मरियम नवाज साहिबा की और मौलाना साहब की, ज़ाहिरी बात है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, चाहे वो इस्तीफ़ों का मामला हो, चाहे वो एहतजाज में सामने आने का मामला हो या स्टेज पे परफॉर्मेंस का मामला हो, उनकी रिजर्वेशंस तो इस मामले पे ज़रूर हैं। देखिए, दो बातें तो वो ज़हन में रखें जो सजाद मीर साहब ने बात कही है और जो हिलाली साहब ने कही है। इसमें तीसरा एलिमेंट अगर आप ये शामिल कर लें कि जरदारी साहब नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता आदमी है और रिलीफ लेके मुल्क से बाहर बैठा है, उसके बच्चे मुल्क से बाहर बैठे हैं और बिलियन डॉलर्स बाहर रख के कारोबार कर रहे हैं। तो क्या उनके इशारे पे वो चाहते हैं कि जरदारी साहब जो एक सूबे में हुकूमत कर रहा है और मुल्क की बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, वो मरियम और फजलुर रहमान के इशारे पे नाचना शुरू कर दे और एक सूबा जिसमें वो पहले ही हुकूमत कर रहे हैं उसको भी वो स्टेक पे लगा दें? तो जरदारी साहब को वो किराए पे लेकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, न जरदारी साहब इस काम के लिए इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल। फजलुर रहमान साहब का तो कुछ स्टेक पे ही नहीं है, तो वो क्यों इनके इशारों पे? मरियम बीबी क्या है जरदारी साहब के मुकाबले में और फजलुर रहमान क्या है जरदारी साहब के मुकाबले में? अगर इन दोनों ने जरदारी साहब को डिक्टेट करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना है और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गोलाबारी खुद करनी है और अपने साथ सफ में खड़ा करना है जरदारी साहब को, तो जरदारी साहब ये खेल नहीं खेलेंगे, वो इनके इशारे पे नहीं चलेंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई जो तुम करने जा रहे हो हम ये पहले कर चुके हैं, हमारे तजर्बे से सीखो। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा था। और आखिरी पॉइंट ये है कि देखें, ये जो जिस अदारे के सामने ये एहतजाज करने जा रहे हैं, हलाली साहब ने दुरुस्त कहा कि वहाँ तीनों पार्टियों का फॉरेन फंडिंग का केस भी है और ये जो इलेक्शन को मुतजाद बना रहे हैं मुतनाज़े, ये बताइए कि उस इलेक्शन कमीशन में इन तीनों की तरफ से कितनी पिटीशन विद एविडेंस पड़ी हैं पिछले 2.5 साल से जो पेंडिंग है? तो अगर इन्होंने एहतजाज नहीं किया, और आखिरी पॉइंट फजलुर रहमान साहब का मैं ये कहता हूँ कि अगर वो इन्हीं असेंबलियों से ये पूरा जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का, इससे वो एक्सेप्ट करते हुए कैंडिडेट बने थे प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो अगर ये इलेक्टोरल कॉलेज उस वक्त दुरुस्त था, ये असेंबलियां उस वक्त दुरुस्त थी कि वो इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेती तो फिर सब ठीक था। जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुए तो पूरा ये चाहते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर ही गिर जाए। तो मेरे ख्याल में ये गेम जरदारी साहब इनके इशारे पर नहीं खेलेंगे, लिहाजा ये कोई हतमी और लॉजिकल नतीजा नहीं निकाल सकेंगे पीडीएम में से, और बस ये ऐसे ही चलता रहेगा, शोर शराबा, प्रेशर ग्रुप एंड राइट एंड लेफ्ट, और जो रिलीज जलसा आप कह रहे हैं जलसा खेलते रहेंगे। वैसे आज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम तो ये समझ रहे थे कि फरवरी के बाद कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, लेकिन 5 फरवरी को उन्होंने कश्मीर डे के मौके पर लियाकत बाग में जलसा रख दिया है, फिर 9 फरवरी को हैदराबाद में जलसा है, 13 फरवरी को सियालकोट में जलसा है। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि फरवरी के बाद भी इस तरह जलसों की गेम जारी रहेगी? वो जो लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी, इस्तीफों की बातें हो रही थी, वो किधर गई? हर एक के खिलाफ ऐसे ही हुआ करता है। अपोजिशन की मूवमेंट एक लंबा अरसा देती है, वो नरम करती है मामला को, फिर जाके कुछ उसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन जब शुरू होती है तो यही कहा जाता है कि अभी तख्ता उल्टने वाला है। अगर ऐसा ना कहा जाए तो शायद लोग शामिल ना हो। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम असूलों की बजाय, नजरियों की बजाय कुछ अपने मफादात के तहत सारी पॉलिटिक्स करते हैं। इसमें अपोजिशन की बात नहीं है, हुकूमत की बात भी है। इसमें सारी पार्टियां जो अपनी मुल्क पर सियासत कर रही हैं, आज तो मैंने लिखा भी है कि मुझे शक पड़ता है काकम बदान, कहीं हमारी रियासत तो फेल नहीं हो रही। हमारा पीआई का त्यारा वहां पकड़ लिया गया, और बहुत सी बातें जो ज्यादा सियासी हो जाएंगी वो मैं कहना नहीं चाहता। सऊदी अरब ने जो हमारे साथ किया, और बहुत से मामला है, और ये जो ब्रॉडशीट का मसला है, इसको देख लीजिए। जिस तरह हम कर रहे हैं, लगता है कि दुनिया में पाकिस्तान की रियासत का कोई वकार, कोई तौकीर, कुछ बाकी नहीं रहा, कोई इज्जत ही नहीं रही। ऐसी सूरत में हमें गौर करना चाहिए कि हम मिलकर क्या ऐसी नक्शा पैदा करें कि कम से कम मुल्क के मामला तो ठीक तरीके से चलते रहे।
वो चल नहीं पा रहे और हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और कभी इल्ज़ाम की हद तो ये होगी कि ब्राड शीट में तो ये इल्ज़ाम हमारे हसास अदारों तक जा पहुंचा है। ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल है और इसको करने वालों की मैं नीयत पे शक नहीं करता। कुछ नहीं, उनके अपने मफाद आते, सभी के अपने मफाद आते। क्या हम ही पाकिस्तान का मफाद भूल चुके हैं? हमें नहीं पता पाकिस्तान को कैसे बचाना है, हमें नहीं पता हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे जलील हो रहे हैं। गुनवाना ठीक। चाहूं तो गुनाहों, मुझे शर्म आती है उन बातों को कहते हुए। हमें ये तो इस सर, बात की जरूरत है। आप तीनों सीनियर पैनलिस्ट हैं और अपना एक तजर्बा रखते हैं तमाम लोग। एक अगर वन लाइन आउटकम अगर हम बात करें, प्रोग्राम चूंकि क्लोज करना है मैंने, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, किस तरह से चलेगा निज़ाम बेहतर तरीके से? वन लाइनर सर, जफर साहब आपसे शुरू करते हैं। बस आप मोदी का मिसाल देखें, एक पार्टी उसके खिलाफ कुछ कहा है, एक अखबार उसके खिलाफ एडिटोरियल लिखा है। हर आदमी जो भी वो मोदी के बारे में सोचते हैं, मोदी ने जुडिशरी को तबाह कर दिया है, डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया है, स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो को तबाह कर दिया और फौज को, लोगों को मारा है। आप क्यों सुन रहे हैं उसके खिलाफ? इसलिए कि वो कहते हैं हमारा दुश्मन जब हमें अटैक कर रहा है तो ये वक्त नहीं है बोलने के लिए। ठीक, ये सब पार्टीज को इत्तेफाक करना चाहिए इस वक्त हमारी हुकूमत से। ठीक। जन साहब, आपसे वन लाइनर आउटकम अगर आपको सजेस्ट करें आप कोई कौम को, तो वो क्या होगा वन लाइनर आउटकम इन योर सजेशन? बात वही है जो उन्होंने कही, मैं अल्फाज दूसरे चुन रहा हूं कि जब तक ये फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइड्स नहीं दिखाएंगी, प्रूडेंस के साथ आगे चलें और अदारों में वो बेहतरी लाएं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें इन 2-2.5 सालों में, ताकि अगले इंतखाबात को शफाफ बनाया जा सके और डेमोक्रेसी भी चलती रहे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें। अफराद आते जाते रहते। ठीक। नाज़रीन, पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ना है तो साथ मिलकर चलना होगा, एक दूसरे के साथ बर्दाश्त के साथ चलना होगा और अपने इदारों को मजबूत बनाना होगा। हमारे पैनलिस्ट की ये राय है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।